Good morning to all of you. This is today the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is related to conflict between executive and judiciary. The second issue is why did China block export of rare earth elements? The third issue is legal gap in India's unregulated AI surveillance. So let's discuss all the issues in detail. What are various conflicts between judiciary and executive? रिसेंटली जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेज हुए हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। वाई न्यूज वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ recently raised certain issues with respect to the independence of the judiciary, its powers of judicial review, and the judgment prescribing timelines to the president and governor for their actions. रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने कुछ जुडिशरी के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड एंड इसके जुडिशियल पावर से रिलेटेड एंड रिसेंटली प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए जो टाइमलाइन एक जजमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है उससे रिलेटेड कुछ सर्टेन इश्यूज रेज किए गए हैं। इट मीन्स वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर जुडिशरी की कुछ पावर से रिलेटेड इश्यूज को रेज किया है, सच एज जुडिशरी की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, जुडिशरी की जुडिशियल रिव्यू की पावर से रिलेटेड एंड रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के लिए बिल्स पर एसेंट या डिसेंट गिविंग करने से रिलेटेड जो टाइम लाइन फिक्स किया है 3 मंथ का, इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ कंसर्न रेज किए गए हैं। व्हाट आर वेरियस रिसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू जुडिशरी? जुडिशरी से रिलेटेड रिसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या क्या हैं जो कि न्यूज में चल रहे हैं। द वाइस प्रेसिडेंट एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज सराउंडिंग जुडिशरी इन अ रिसेंट इवेंट। वाइस प्रेसिडेंट ने वेरियस इश्यूज जो कि जुडिशरी के सराउंडिंग चल रहे हैं उन इश्यूज को यहाँ पर रेज किया है। नंबर 1, फर्स्टली ही टॉक अबाउट द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द इंक्वायरी बीइंग कंडक्टेड बाय द कमिटी ऑफ जजेस इन द आफ्टरमैथ ऑफ द रिकवरी ऑफ ह्यूज पाइल्स ऑफ केस एट अ दिल्ली हाई कोर्ट जज रेसिडेंस। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट ने एक इम्पोर्टेंट इशू रेज किया है। कुछ डेज पहले दिल्ली हाई कोर्ट जज के रेसिडेंस से ह्यूज पाइल्स ऑफ केस रिकवर किया गया था और इसके अगेंस्ट एक कुछ जजेज का कमेटी यहाँ पर सेटअप किया गया था। इस कमेटी का जो मेन पर्पस था वो इस इशू से रिलेटेड इंक्वायरी करना था, बट इस इंक्वायरी के बाद जो भी रिपोर्ट थी उसको ट्रांसपेरेंट यहाँ पर नहीं किया गया। इट मीन्स इंक्वायरी से रिलेटेड फाइंडिंग्स को यहाँ पर ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया गया। He questioned the legality of the procedure being followed in such cases that is not laid down under any law made by Parliament. वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर इंक्वायरी प्रोसीजर से रिलेटेड लीगलिटी का को क्वेश्चन किया है, बिकॉज इंक्वायरी का जो प्रोसीजर होता है इसमें पार्लियामेंट के द्वारा ना तो कोई एक्ट बनाया गया है ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन है। Number 2, he marked about the recent judgment of the Supreme Court, in which the court had prescribed timelines for the president and governors to take action on state legislatures. स्टेट लेजिस्लेचर के एक्शंस पर गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए बिल्स के रिगार्डिंग यहाँ पर एक टाइमलाइन फिक्स किया गया सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट के द्वारा। इस पर भी वाइस प्रेसिडेंट ने रिमार्क किया है। द कोर्ट हैड रूल्ड दैट इट कुड इशू अ रिट ऑफ मैंडामस टू दीज हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स इन द इवेंट ऑफ इनएक्शन और इन ऑर्डिनेट डिलेज। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर अगर किसी भी बिल के रिगार्डिंग 3 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर अगर अपना डिसेंट या एसेंट गिवन नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इनके अगेंस्ट मैंडामस इशू कर सकता है। नंबर 3, he raised concern about lack of accountability of judiciary towards the public at large, unlike the legislature and executive. थर्ड जो इशू वाइस प्रेसिडेंट ने रेज किया है वो जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि जुडिशरी का जो अपना ड्यूटी होना चाहिए या पब्लिक के प्रति जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उसका लैक है, जबकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल है। It was in the context of judicial review of legislation by constitutional benches as well as orders passed that encroach upon the executive domain. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा लेजिस्लेशन का जिस तरह से जुडिशियल रिव्यू किया जाता है या कोई भी अगर पास किया गया है ऑर्डर लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू कोर्ट को करना होता है। कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को लगता है कि उनकी पावर को एनक्रोच किया जा रहा है जुडिशरी के थ्रू।
The provision of Article 145, which require a minimum of 5 judges for adjudicating on constitutional validity in any matter, were made in 1950 when the total strength of court was 8 judges. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 145(3) के अंदर प्रोविजन किया गया है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से रिलेटेड इशू को एडजुडिकेट करने के लिए मिनिमम 5 जजेज होने चाहिए। और ये प्रोविजन उस टाइम पर किया गया था 1950 में, जिस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर ओनली 8 हुआ करता था। यहाँ पर अब एग्जीक्यूटिव का कहना है कि जिस टाइम पर टोटल जजेस 8 हुआ करते थे, उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एडजुकेट करने के लिए जजेस कम से कम 5 हुआ करते थे। अब जिस तरह से 34 के आसपास सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेज हैं, एडजुकेट करने के लिए यहाँ पर जजेस का नंबर इंक्रीज होना चाहिए। ही सजेस्टेड दैट इट में नीड टू बी रिविजिटेड एज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 34। एग्जीक्यूटिव या फिर कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ने सजेस्ट किया कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो 34 है। इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एडजुकेट करने वाले जजेस का नंबर इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होना चाहिए। नंबर 4, he opined that the top court has been utilizing its extraordinary power under Article 142 to provide complete justice in any case in a way that undermine representative democracy. वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि टॉप कोर्ट आर्टिकल 142 के अंडर अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज कर रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज कर रही है, जिसमें किसी भी केस में कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पावर गिवन की गई है। और ये इस पावर का इस तरह से यूज कर रही है कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो रहा है। अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दीज इशूज, ये जो इशूज हैं इन इशूज का यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस किया जाएगा। नंबर ऑफ ओपेकनेस ऑफ इंक्वायरीज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कमेटी के द्वारा जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के अगेंस्ट एक कमेटी यहाँ पर सेटअप की गई थी इंक्वायरी के लिए, इस टाइप की और भी कमेटीज फॉर्म की गई हैं या की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन इंक्वायरीज के अंदर बहुत ज़्यादा ओपेकनेस है। Apprehension about the opaqueness of inquiries conducted by the judiciary in the case of alleged misbehavior by judges is widely shared by common people. जजेस के मिसबिहेवियर के एलिगेशन के बाद जुडिशरी के द्वारा जो भी इंक्वायरी के लिए कमिटीज सेटअप की जाती है, इन इंक्वायरीज के अंदर ओपेकनेस बहुत ज़्यादा है। द सीजीआई शुड रिवाइज अ प्रोसीजर दैट प्रोवाइड फॉर utmost ट्रांसपेरेंसी इन सच केसेस टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द रूल ऑफ लॉ। सीजीआई को चाहिए कि इसके लिए इंक्वायरी प्रोसीजर के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए सो दैट रूल ऑफ लॉ के प्रति लोगों को कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सके। नंबर 2, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जुडिशरी हैव लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, इसमें अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का लैक है। A broad-based National Judicial Appointment Commission with the CJI being provided a veto to have final say in the appointment process would make the selection process more transparent and inclusive without compromising on the independence of the judiciary. नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 में इसको अबॉलिश कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसी टाइप का इट मीन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इंडिया के अंदर होना चाहिए सो दैट जुडिशरी के लिए जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा सके। और कुछ ऐसा इसमें प्रोविजन होना चाहिए कि सीजेआई को इसमें फाइनल से रिलेटेड वीटो पावर होना चाहिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस के लिए। इसके थ्रू जुडिशरी के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ सकता है, इंक्लूसिवनेस आ सकता है और जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के साथ भी इसमें कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। नंबर 3, रिसेंट ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रेस्क्राइबिंग टाइमलाइंस टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स वाज वेल विद इन इट्स पावर ऑफ अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट गवर्नर्स के लिए टाइमलाइन रिलेटेड जो अभी जजमेंट आया है, ये एक अच्छा जजमेंट है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली हुई है कि इस टाइप का जजमेंट वो गिवन कर सकती है। द टू जजेस ऑफ दिस केस हैड अराइव्ड एट देयर कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट डिसाइडेड अर्लियर। ये जो जजमेंट था ये 2 जजेज बेंच का जजमेंट था और इन्होंने जो जजमेंट गिवन किया है वो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट जो प्रीवियस आ चुके हैं उसके बेस पर इन्होंने जजमेंट गिवन किया है। Number 4, judicial activism by courts, including the use of Article 142, has contributed significantly to providing justice to the needy as well as holding the executive accountable. कोर्ट्स के द्वारा टाइम टू टाइम जुडिशियल एक्टिविज्म किया जाता है, इंक्लूडिंग आर्टिकल 142 का यूज इसमें किया जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म एंड आर्टिकल 142 का यूज जो किया जाता है ये नीडी पीपल को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए और साथ ही एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्डिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इस टाइप के कुछ एक्शंस टेकिंग किए जाते हैं। Some notable orders under Article 142 include under Article 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी बहुत सारे जजमेंट गिवन किए हैं। इट मीन्स यहाँ पर आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट
नीडी पीपल को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती है। अब किस किस इशूज से रिलेटेड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया था। नंबर 1, कंपेंसेशन फॉर विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी 1989। भोपाल गैस ट्रेजेडी के जितने भी विक्टिम्स थे उनको कंपेंसेशन गिवन करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 का यूज करना पड़ा था। नंबर 2, गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर रिलीज की थी आर्टिकल 142 का यूज करते हुए। नंबर 3, कैंसलेशन ऑफ कोल ब्लॉक लाइसेंस दैट वर एलिजिबल इम्प्रॉपरली एलोकेटेड 2014 में कोल ब्लॉक इम्प्रॉपरली एलोकेटेड किए गए थे और कोल ब्लॉक लाइसेंस को कैंसलेशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू किया गया था। आर्टिकल 142 का यूज किया था इसके अंडर में। नंबर 4, परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन ऑफिसर्स इन आर्म्ड फोर्सेस 2024 में आर्म्ड फोर्सेस के अंदर वुमेन ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर परमानेंट कमीशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था। नंबर 5, डायरेक्टिव टू पब्लिक ऑफिसर्स विद रिस्पेक्ट टू डिमोलिशन से रिलेटेड यहाँ पर पब्लिक ऑफिसर्स के लिए कुछ डायरेक्टिव रिलीज किया गया था। आर्टिकल 142 का यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर। इट मीन्स आर्टिकल 142 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंडर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डिलीवर करने के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू कर सकती है, ऑर्डर इशू कर सकती है। नंबर 5, रिक्वायरमेंट ऑफ 5 जजेस फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंसिडरिंग द प्रेसिडेंस डेवलप्ड इन द पास्ट 7 decades एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ 5 जजेस फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बी ऑप्टिमम बिकॉज पास्ट 7 डिकेड्स के जो भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से केसेस का पेंडेंसी है उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए 5 जजेस का जो रिक्वायरमेंट की नीड है वो ऑप्टिमम हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पर जजेस के नंबर को हमें इंक्रीज करना होगा। जुडिशियल रिव्यू एंड इट्स इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट या हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है इसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। इससे रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर which in turn is answerable to the people in every election। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल के बेस पर वर्क करती है जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होता है और इसके बाद लेजिस्लेचर पीपल के प्रति आंसरेबल होता है इन इलेक्शन टाइम। इलेक्शन टाइम में यहाँ पर लेजिस्लेचर पीपल के लिए आंसरेबल होता है। However, it is the judiciary which is the independent branch that uphold the constitution and its principles in governance। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसके प्रिंसिपल्स को गवर्नेंस में अपहोल्ड करके रखता है। द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट, दिस इज बिकॉज देयर इज टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द यूके। देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन यूके एंड पार्लियामेंट्री लॉ आर सुप्रीम फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का जो डॉक्ट्रिन है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है बिकॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर वहाँ पे उसको फुल्ली सॉवरेनिटी गिवन किया है। दिस इज बिकॉज देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द यूके। यूके के अंदर कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है एंड पार्लियामेंट्री लॉ कंट्री के गवर्नेंस में सुप्रीम होता है। जिस तरह से इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन टॉप पर है, यूके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है इस वजह से टॉप पर नहीं है, वहाँ पर पार्लियामेंट्री लॉ जो होते हैं वही सुप्रीम होता है। On the other hand, the concept of judicial supremacy is associated with the US. It is because the American Supreme Court has wide powers in interpreting their constitution as per due process of law। जुडिशियल सुप्रीमेसी का जो कंसेप्ट है वो यूएस से रिलेटेड है बिकॉज अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए वाइड पावर्स उसको गिवन की गई हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का एक सिंथेसिस है। जुडिशियल रिव्यू हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरियस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज रीइंफोर्स्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी। जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर इसको डिक्लेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी इंडिया के अंदर यहाँ पर इंश्योर की गई। चाइना बैन सेल ऑफ 7 की रेयर अर्थ मिनरल्स टू द यूएस, चाइना ने यूएस के लिए 7 की रेयर अर्थ मिनरल्स को बैन कर दिया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। व्हाई डिड चाइना ब्लॉक एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट को ब्लॉक क्यों किया है। Amid the ongoing US-China trade war, Chinese authorities have reportedly imposed export controls on rare earth element and magnets that are needed in manufacturing activities from semiconductor fabrications unit to defense equipment।
चाइना और यूएस के बीच में एक ट्रेड वॉर चल रहा है और इस वजह से चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट एंड मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट कंट्रोल किया है। और ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है स्पेशली कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में इनका यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट एंड मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज। यूएस और चाइना दोनों के बीच में ट्रेड वॉर की वजह से ऐसा हुआ है। China's restrictions on certain critical minerals, the Russia-Ukraine war, and other issues highlight the fragility of critical mineral supply and the need of diversifying sources. क्रिटिकल मिनरल सप्लाई काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हो सकता है। जिस तरह से चाइना ने इन आइटम्स के एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया है, रशिया यूक्रेन वॉर एंड अदर इशूज की वजह से क्रिटिकल मिनरल सप्लाई फ्रेजाइल हो सकता है। What are rare earth elements? Rare earth elements क्या होते हैं? Rare earth elements are a series of 17 substances that are present in the earth's crust. Rare earth elements 17 substances जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, उन्हीं की सीरीज में से 7 एलिमेंट होते हैं। Rare earths occur plentifully in nature, but the rarity comes before the ability to isolate them chemically and make them usable in industrial applications. नेचर के अंदर रेयर अर्थ्स प्लेंटीफुली पाए जाते हैं, बट इनकी जो रेयरिटी है वो तब आती है जब इन्हें यूजेबल बनाया जाए। इट मीन्स केमिकली अगर इनको यूजेबल बना दिया जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, तो ही इनका हम यूज कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन्हें किस तरह से यूजेबल हम बना सकते हैं। हैवी एंड लाइट रेयर अर्थ्स अकर नेचुरली इन सेवरल कंट्रीज सच एज इंडिया, चाइना, म्यांमार, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ कोरिया। हैवी एंड लाइट रेयर अर्थ्स सेवरल कंट्रीज के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं, सच एज इंडिया, चाइना, म्यांमार, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ कोरिया के अंदर। चाइनाज कर्व्स टारगेट डाइफ्रोजियम, गैडोलिनियम, लुटिडियम, सेमेरियम, स्कैंडियम, टर्बियम एंड यट्रियम। 7 of the 17 एलिमेंट क्लासिफाइड एज रेयर अर्थ एलिमेंट। ओवरऑल 17 एलिमेंट्स जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, उनमें से 7 एलिमेंट हैं ये जिनको चाइना ने यूएस के लिए बैन कर दिया है। डाइस्प्रोजियम्स मैग्नेटिक रिएक्टर मेक्स इट आइडियल फॉर यूज इन हार्ड डिस्क एंड कार मोटर्स। डाइस्प्रोजियम जिसके अंदर जो कि एक मैग्नेटिक रिएक्टर है, हार्ड डिस्क और कार मोटर्स के अंदर इनका यूज किया जाता है। गैडोलिनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर शील्डिंग एंड इन सम मेडिकल इक्विपमेंट। गैडोलिनियम न्यूक्लियर रिएक्टर एंड मेडिकल इक्विपमेंट में इसका यूज किया जाता है। ल्यूटिडियम एंड कंपाउंड्स विद इट आर यूज्ड इन पीईडी स्कैनर्स एंड इन पेट्रोलियम रिफाइनर्स। ल्यूटिडियम स्कैनर्स, पीईडी स्कैनर्स एंड पेट्रोलियम रिफाइनर्स में इनका यूज किया जाता है। सेमेरियम इज यूज्ड इन पावरफुल मैग्नेट्स इन पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स। पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स में पावरफुल मैग्नेट के तौर पर सेमेरियम का यूज किया जाता है। स्कैंडियम एल्यूमिनियम अलॉय आर यूज्ड इन फाइटर एयरक्राफ्ट। स्कैंडियम एल्यूमिनियम फाइटर एयरक्राफ्ट में एक एलॉय के तौर पर यूज किया जाता है। टर्बियम इज यूज्ड टू लाइटिंग फॉर पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स। पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स को लाइटिंग करने के लिए टर्बियम का यूज किया जाता है। यथेरियम इज यूज्ड टू कैंसर ट्रीटमेंट एंड सुपर कंडक्टर। कैंसर ट्रीटमेंट एंड सुपर कंडक्टर में यथेरियम का यूज किया जाता है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इंडिया? जिस तरह से चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया है, इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? इंडियन सप्लाई चेन मे नॉट बी इमीडिएटली इम्पैक्टेड बाय रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन इन चाइना। चाइना के द्वारा रेयर अर्थ एक्सपोर्ट को जिस तरह से रेस्ट्रिक्ट किया है, इंडिया के अंदर इमीडिएटली इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ने वाला है। गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन के लिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए कुछ स्टेप्स टेकिंग किए गए, तो इसके लिए हमें चाइना से कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया has recognized the importance of rare earth element production as it is estimated to have 6% of their total deposits. रेयर अर्थ एलिमेंट पूरे अर्थ में जितना पाया जाता है उसका 6% तो इंडिया के अंदर पाया जाता है। इंडिया हैज लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटीज थ्रू द स्टेट ओन्ड इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड सच एज मोनेजाइट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बीच सैंड इन केरला। इंडिया के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड कैपेबिलिटीज काफ़ी लाइट है और स्टेट ओन्ड इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के थ्रू यहाँ पर रेयर अर्थ का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। सच एज केरला के अंदर मोनेजाइट एक्सट्रैक्शन किया जाता है।
इंडिया इम्पोर्ट लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट का लिमिटेड क्वांटिटी में ही इंपोर्ट करता है। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस 2270 टन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट वर इम्पोर्टेड इन 2023-24। 2023-24 का ये डाटा गिवन है। इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने 2270 टन रेयर अर्थ एलिमेंट इंपोर्ट किया था अदर कंट्रीज से। एज सच द कंट्रीज स्ट्रेटेजी डिपेंड ऑन बोथ बूस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट। कंट्री को डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी इंपोर्ट करना चाहिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहिए, साथ ही इंपोर्ट पर भी फोकस करना होगा। व्हाट इज द गवर्नमेंट प्लान? रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या क्या प्लान है? एज अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर यूटिलाइजिंग क्रिटिकल मिनरल्स इंक्लूडिंग रेयर अर्थ मेटल्स, द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हैज बीन लॉन्च्ड। क्रिटिकल मिनरल्स के यूटिलाइजेशन के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रिपेयर करने के लिए एंड रेयर अर्थ मेटल्स से रिलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रिपेयर करने के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था। इट इज इंडिया स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू सिक्योर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन बाय इंक्रीजिंग डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन एंड फॉरेन सप्लाई। इंडिया के अंदर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई को सिक्योर करने के लिए, साथ ही डोमेस्टिक लेवल पर मिनरल्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये एक इंडिया का स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव रहा है। क्रिटिकल मिनरल आर अ लार्जर अम्ब्रेला अंडर विच रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर फॉल। क्रिटिकल मिनरल एक लार्जर अम्ब्रेला है जिसके अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते हैं। अंडर द NCMM द गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट और एंगेज इन 1200 एक्सप्लोरेशन और प्रोजेक्ट award exploratory license to incentivize private exploration and auction more critical mineral block। NCMM प्रोजेक्ट के अंडर गवर्नमेंट 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट करेगा और इसके साथ एंगेज करेगा सो दैट इंडिया के अंदर रेयर अर्थ मिनरल से रिलेटेड जो लैक है उसको फुलफिल किया जा सके। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री ने कितना ग्रोथ किया है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट enables machines and computers to stimulate human intelligence and problem solving capabilities। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन्स एंड कंप्यूटर्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ सिमुलेट किया जाता है, साथ ही मशीन्स एंड कंप्यूटर का प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को बूस्ट किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रॉड फील्ड ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंट सिस्टम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम को ब्रॉड फील्ड तक क्रिएट करना है। वेरियस इनिशिएटिव्स इन इंडिया टू प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर वेरियस इनिशिएटिव्स क्या क्या टेकिंग किए गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैव टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ AI इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री के अंदर इंडियन गवर्नमेंट और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए सेवरल इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं। हेयर आर सम की इनिशिएटिव्स, कुछ की इनिशिएटिव्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नंबर 1, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर AI। 2018 में AI के लिए नेशनल स्ट्रेटेजी यहाँ पर आर्टिकुलेट की गई। नंबर 2, AI फॉर ऑल। नंबर 3, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज रेज। सोशल एम्पावरमेंट के लिए AI के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर कुछ फिक्स की गई। नंबर 4, AI फॉर एग्रीकल्चर। नंबर 5, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ। नंबर 6, AI सेंटर्स फॉर ऑफ एक्सीलेंस। नंबर 7, फ्यूचर स्किल्स प्राइम। नंबर 8, इंडिया AI। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के द्वारा जो टेकिंग किए गए या कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टेकिंग किए गए AI को बूस्ट करने के लिए। नंबर 1, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर AI। इट आउटलाइन द मिशन, विजन एंड कम्प्रीहेंसिव प्लान टू लिवरेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से यूज किया जा सकता है, इसके लिए मिशन, विजन एंड कम्प्रीहेंसिव प्लान नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर AI के अंडर गिवन किए गए। सेक्टर स्पेसिफिक AI इनिशिएटिव्स, कुछ इनिशिएटिव ऐसे टेकिंग किए गए हैं तो सेक्टर स्पेसिफिक है, जैसे AI फॉर ऑल टू प्रमोट AI रिसर्च एंड एजुकेशन। AI रिसर्च एंड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए AI फॉर ऑल इनिशिएटिव टेकिंग किया गया है।
Number 3, responsible AI for social empowerment. It aims to develop AI based solution for social good. सोशल गुड्स के लिए AI based solutions को डेवलप करने के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट यानी कि रेज यहाँ पर स्टार्ट किया गया। नंबर 4, AI फॉर एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स वेलफेयर। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और फार्मर वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया के अंदर AI फॉर एग्रीकल्चर इनिशिएटिव टेकिंग किया गया। नंबर 5, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ टू इक्विप यंग पीपल विद नेसेसरी स्किल्स ऑफ AI। AI से रिलेटेड नेसेसरी स्किल्स यंग पीपल के अंदर डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ इनिशिएटिव यहाँ पर टेकिंग किया गया है। नंबर 6, AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स सच एज IITs टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन AI। AI के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट सच एज IITs के अंदर AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किए हैं। Number 7, Future Skills Prime. It is a joint initiative by Ministry of Information Technology and NASSCOM, a skill development program aimed at reskilling and upskilling IT professionals in emerging technologies, included AI, to bridge the talent gap. फ्यूचर स्किल प्राइम ये एक इनिशिएटिव है और ये जॉइंट इनिशिएटिव MEIT और नेस्कॉम के द्वारा टेकिंग किया गया है सो दैट स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को यहाँ पर बूस्ट किया जा सके। IT प्रोफेशनल्स जितने भी हैं इंडिया के अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के इस टाइम के ड्यूरिंग IT प्रोफेशनल्स को री स्किलिंग एंड अप स्किलिंग करने के लिए फ्यूचर स्किल प्राइम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। नंबर 8, इंडिया AI। इट इज़ द नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया। इट सर्व एज अ नॉलेज पोर्टल और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया AI ये इंडिया का नेशनल AI पोर्टल है जो कि नॉलेज पोर्टल या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। सिग्निफिकेंस ऑफ AI का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, बूस्ट प्रोडक्टिविटी। AI प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकता है, टास्क एक्यूरेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट आउटकम्स, न्यू फ्रंटियर्स, ये कुछ इसके सिग्निफिकेंस है। नंबर 1, बूस्ट प्रोडक्टिविटी। AI ऑटोमेट वेरियस टास्क रिड्यूसिंग टाइम एंड ह्यूमन एफर्ट। वेरियस टास्क को ये ऑटोमेट कर सकता है जिससे टाइम एंड ह्यूमन एफर्ट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इन फाइनेंस फॉर डाटा एंट्री एंड रिपोर्ट जनरेशन। नंबर 2, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। मशीन लर्निंग मॉडल्स एनालाइज डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न। पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल्स डाटा को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिडिक्टिव एनालिसिस इन रिटेल फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। Number 3, task accuracy. AI systems can handle repetitive and big tasks with high accuracy. AI systems repetitive and big task को हाई एक्यूरेसी के साथ हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चैटबॉट्स फॉर कस्टमर सर्विसेज इंक्वायरीज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। नंबर 4, कंसिस्टेंट आउटकम्स। AI एल्गोरिथम फॉलो डिफाइंड रूल विच इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस प्रोसेस। AI एल्गोरिथम कुछ डिफाइंड रूल्स को फॉलो करते हैं और इसके थ्रू यहाँ पर कंसिस्टेंसी अक्रॉस द प्रोसेस इंश्योर हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट रिस्क असेसमेंट इन बैंकिंग यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स। नंबर 5, न्यू फ्रंटियर्स। AI एनेबल ब्रेक थ्रू इन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रिसर्च। हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रिसर्च सेक्टर के लिए AI एक ब्रेक थ्रू को इनेबल करता है। फॉर एग्जांपल AI असिस्टेंट इन ड्रग डिलीवरी, ड्रग डिस्कवरी एंड पर्सनैलिटी मेडिसिन। कंसर्न रिलेटेड हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अभी भी कंटिन्यू कुछ कंसर्न बने हुए हैं। नंबर 1, जॉब लॉस, एथिकल कंसर्न, पोटेंशियल मिसयूज, डाटा डिपेंडेंस, लैक ऑफ ह्यूमन ट्रेड, हाई कॉस्ट, इंटर इंटरप्रेटेबिलिटी चैलेंजेस, ये कुछ कंसर्न है। नंबर 1, जॉब लॉसेस। AI ऑटोमेशन कैन लीड टू जॉब डिस्प्लेसमेंट स्पेशली इन रिपीटेटिव एंड रूटीन टास्क इंडस्ट्रीज। रिपीटेटिव एंड रूटीन टास्क इंडस्ट्रीज के अंदर AI ऑटोमेशन जॉब डिस्प्लेसमेंट को लीड कर सकता है। फॉर एग्जांपल टोकन परचेजिंग सिस्टम इन दिल्ली मेट्रो। नंबर 2, एथिकल कंसर्न। AI सिस्टम कैन परपेचुएट बियास प्रेजेंट इन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के अंदर जो भी बियासेस हैं AI सिस्टम इसको परपेचुएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम शोइंग बियासेस अगेंस्ट सर्टेन एथनिसिटीज।
सर्टेन एथनिसिटीज के अगेंस्ट फेशियल रिकॉग्निशन biases शो कर सकते हैं। नंबर 3, पोटेंशियल मिसयूज। एआई टेक्निक कैन बी मिसयूज फॉर मैलिशियस पर्पजेज लाइक साइबर अटैक। कुछ मैलिशियस पर्पजेज लाइक साइबर अटैक के लिए भी एआई टेक्नोलॉजीज का यूज मिसयूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, डीप फेक कैन बी यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा। जिस तरह से आज मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने के लिए डीप फेक्स का यूज किया जा रहा है। नंबर 4, डाटा डिपेंडेंस। फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड लर्निंग एआई मॉडल्स रिक्वायर लार्ज हाई क्वांटिटी डाटा सेट। एआई मॉडल्स के इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड लर्निंग के लिए हाई क्वालिटी डाटा सेट एंड लार्ज डाटा सेट की रिक्वायर होती है। एग्जाम्पल, इन एक्यूरेट मेडिकल डायग्नोसिस ड्यू टू इनकम्प्लीट पेशेंट डाटा। नंबर 5, लैक ऑफ ह्यूमन ट्रेट। एआई लैक ह्यूमन क्वालिटीज लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड एम्पैथी। एआई के अंदर ह्यूमन क्वालिटीज नहीं होती हैं, सच एज इमोशनल इंटेलिजेंस का उसके अंदर लैक होता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर नहीं होती, एम्पैथी भी उसके अंदर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, चैटबॉट could not provide emotional support in mental health applications. Number 6, high cost. Developing and implementing AI systems can be costly. AI systems को developing करना, implementing करना काफ़ी costly हो सकता है। For example, large investment required for AI research and development. Number 7, interpretability challenge. Complex artificial intelligence model can be opaque, which making it difficult to understand their decision making process. कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स ओपेक हो सकते हैं और उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना भी डिफिकल्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन एआई बेस्ड लोन अप्रूवल सिस्टम्स। दिस इज PYQ related to this question, related to this article, and this is main question.